हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग रीजनिंग का प्रत्येक दिन एक सेट हल करते हैं। उसी की कड़ी में आज हम लोग सेट नंबर 30 पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि यहाँ पर देखो दाल है, यहाँ पर प्रोटीन, उसके बाद समानुपात है, फिर आलू, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा विटामिन, चौथा खनिज। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा एकदम परफेक्ट ऑप्शन इसका होगा। अब देखो यहाँ पर हमें दाल खाने से क्या मिलती है? दाल खाने से हमें प्रोटीन मिलती है। उसी प्रकार से आलू खाने से हमको क्या मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। यानी कि दाल खाने से हमको प्रोटीन मिलती है, उसी प्रकार से आलू खाने से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये हुआ आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। पहले देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्रम व्यवस्था में अनुक्रमित कीजिए। क्रम व्यवस्था में अनुक्रमित करना है तो सबसे पहले आपको बताना है कि यहाँ पर दिखा है फल लिखा है, जड़ें हैं, यहाँ पर ये इसका थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे जड़ें हैं, उसके बाद तना है, यहाँ पर पत्ती है, फूल है, फिर शाखाएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6 शब्द दिए हैं, उसको क्रम व्यवस्था में सजाना है। उसके बाद आपको बताना है कि क्रम से हिसाब से कौन सा यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर फल लिखा हुआ है, जड़ें हैं, तना है, पत्ती है, फूल है और शाखाएं हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, आप लोग एक बार इसको बनाइए। बना लिए होंगे। आप देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर होता है। अब देखो यहाँ पे इसको क्रम व्यवस्था में सजाने के बाद आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर फल दिया है, फिर जड़े दिया है, तना है, पत्ती है, फूल है, शाखा है। तो सबसे पहले जब हम बीज होता है, बीज इसमें नहीं दिया है, बीज को हम लोग जमीन में ढक देते हैं मिट्टी डाल के, तो क्या होता है उसमें से क्या निकलता है? जड़ निकलता है। सबसे पहले बीज को जमीन में डालते हैं तो क्या निकलता है? जड़ निकलता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? जड़, यानी कि ए। ये हो जाएगा आपका नंबरिंग के हिसाब से। यहाँ पर ये पहला, ये दूसरा, तो इसके हिसाब से ये वाला हो जाएगा आपका 2 वाला हो जाएगा क्या पहले स्थान पर, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, पहले जड़ होगी, जड़ के बाद वो क्या होगा? जड़ के बाद उसमें क्या होगा? जब वो जड़ होगी, जड़ से थोड़ा ऊपर होगा तो उसमें तना होगा। क्या होगा? तना होगा। यानी कि 2 के बाद क्या हो जाएगा? 3 होगा। जब तना होगा, तना जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसमें क्या निकलेंगी? शाखाएं निकलेंगी। तो उसमें क्या निकलेंगी? शाखाएं। तो यहाँ पे देखो शाखा क्या है, ये वाला आपका हो जाएगा 6 नंबर का। शाखा निकलेगी। शाखा निकलने के बाद उसमें क्या होंगी? शाखा निकलने के बाद उसमें पत्तियां निकलेंगी। पत्तियां किस स्थान पर है? देखो यहाँ पे चौथे स्थान पर पत्तियां निकलेंगी। पत्तियों के निकलने के बाद उसमें क्या लगेंगे? फूल लगेंगे। फूल लगेंगे, फूल लगने के बाद उसमें क्या लगता है? फल लगता है। पहला ऑप्शन ये हो जाएगा, फल लगता है। यानी कि सबसे पहले जड़ होगी, जड़ थोड़ा सा ऊपर होगा तो क्या होगा? तना होगा। तना और बड़ा होगा तो उसमें क्या बन जाएगा? शाखा। शाखा बनने के बाद उसमें पत्तियां होंगी। पत्तियां होने के बाद उसमें फूल लगेंगे। फूल होने के बाद उसमें फल लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सबसे पहले जड़, फिर तना, फिर शाखाएं, फिर उसके बाद पत्ते, फिर फूल, फिर फल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग भी बना लिए होंगे, बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए देखिए 3 नंबर प्रश्न में क्या बोला है। कह रहा है अभिनेता है, पशु है, पक्षी है। इसमें आपको रिलेशन बताना है। रिलेशन बताने के बाद आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे अभिनेता है, पशु है, पक्षी है। अब देखो ध्यान से, अब हम ध्यान से देखें, अभिनेता क्या होता है? अलग होता है। इंसान अभिनेता होते हैं, है ना, या अभिनेत्री होती हैं। अब यहाँ पे पशु, पशु क्या होते हैं? जानवर होते हैं। पक्षी अलग होते हैं। यानी कि तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हमारा अभिनेता हो जाएगा, ये हमारा पशु हो जाएगा, ये हमारा पक्षी हो जाएगा। यानी कि ये अभिनेता वाला हो जाएगा, ये पशु वाला हो जाएगा, ये वाला पक्षी वाला हो जाएगा। तीनों में कोई रिलेशन नहीं, तीनों अलग अलग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो 4 नंबर प्रश्न में फिगर बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई है। इस वाले फिगर में कुछ संख्या लिखी है, यहाँ पर भी कुछ संख्याएं लिखी है और यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी है। उसके बाद यहाँ पर खाली स्थान छोड़ा गया है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ न कुछ इन सब में किया गया है और इसी तरह इसमें भी कुछ न कुछ किया गया है। तो आपको वही कुछ न कुछ जो किया गया है वही बताना है आपको क्या किया गया है। तो इसमें आपको
चेक करना है कि क्या किया गया, इसमें क्या गुणा भाग, क्या जोड़ किया गया है, घटाना क्या किया गया है, कि आपको इसमें जो ये दोनों में रिलेशन होगा वही रिलेशन इसमें करके इसका आंसर निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या किया गया है। देखो यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 40 है, यहाँ पे 15 10 है। अब देखो ध्यान से देखने पे क्या लग रहा है कि इसका क्या कुछ किया होगा। तो हम एक काम करते हैं, जो बीच में लिखा हुआ है इन सब का योग करके देखते हैं क्या बीच वाला आ रहा है क्या। अगर बीच वाला आ रहा होगा तो सेम चीज इसमें भी देखेंगे, अगर इसमें भी यही आ रहा होगा तो इसमें भी वही चेक करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए देखते हैं यहाँ पर देखो 8 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 7 लिखा है। तो 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ भी 15 है तो 8 7 15 15 15 कितना हो गया 30 हो गया। 30 में 10 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40। कहने का मतलब ये पता चला हमको थोड़ा सा कि यहाँ पे जो बाहर संख्या लिखे हैं इन सबको जोड़ने पे बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसमें भी यही चेक करते हैं, अगर यही चीज लॉजिक इसमें भी लग रहा है तो वही सेम लॉजिक उठाकर हम इसमें लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे जोड़ो इसको 7 2 9 7 2 9 7 2 9 और 9 5 14 14 14 28। यानी कि देखो ध्यान से 5 2 7 7 2 7 7 14 14 14 28। यानी कि सबको जोड़ने पे बाहर सबको जोड़ने पे लास्ट वाला यानी कि बीच वाला मिल रहा है। तो इसको भी हम इसी तरह कर देंगे। यहाँ पर देखो 8 5 13 13 13 26 26 में 4 जोड़ देंगे कितना जाएगा 30। यानी कि सब बाहर जोड़ने को हमको बीच वाला प्राप्त हो रहा है। तो इसमें भी वही लॉजिक लगाकर हम इसका आंसर निकाल लिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी 30 इसका राइट आंसर आया है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा 30। समझ आया आपको कैसे होगा। ये रीजनिंग का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसको बना सकते हैं आसानी से। चलिए अगला देखते हैं। बहुत लाजवाब प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। अगर इस प्रश्न को आप लोग बना लिए तो समझ लीजिए आप लोगों को रीजनिंग थोड़ा बहुत आती है। देखिए ध्यान से देखो, यहाँ पे कह रहा है यदि SIR को PSPIPR लिखा जाता है तो MAN को क्या लिखा जाएगा। एक कोड भाषा में इसको लिखा गया है तो आपको बताना है उसी कोड भाषा में इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए बना लिए होंगे आप लोग। देखो यहाँ पे देखो SIR, अब देखो यहाँ पे SIR लिखा है क्या SIR तीनों जगह लिखा है और इसमें P एक शब्द ऐसा एक अक्षर ऐसा उठा लिया है, P को बीच में रख दिया है। यानी कि पहले अक्षर में पहले रखा है, फिर उसके बाद फिर बीच में रखा है, फिर बीच में रखा है। तो इसी तरह से इसमें देखो यहाँ पे SIR तीनों है लेकिन बीच में क्या रहा है P रख दिया है। तो उसी तरह इसमें भी हम वही लॉजिक से इसका भी आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब गाना बहुत खतरनाक बज रहा है पड़ोस में। देखो MAN क्या हो जाएगा। अब देखो इसके पहले एक P आना चाहिए, यानी कि M के पहले क्या आना चाहिए P आना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मिर्च कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इसका क्या होगा M लिखा है, पहले P होगा फिर उसके बाद M होगा, फिर उसके बाद फिर P होगा, फिर क्या होगा A होगा, फिर उसके बाद फिर P होगा, फिर क्या होगा N होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी MAN डाल दिए है जिस तरह से यहाँ पे ये डाला था। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो PMPAPN, यानी कि देखो PMPN यहाँ पे क्या दिया PN की बजाय यहाँ पे क्या दिया है APA दे दिया है। तो ये क्या हो जाएगा गलत है। तो इसका देखो इसका दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं PMPA और PN, ये देखो मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद 6 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 4 8 16 32 और 64 लिखा हुआ है। तो इसको बताना है कि आपको इसका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो जब सीरीज बढ़ती रहती है तो हमको पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है या फिर किसी का मल्टीपल हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, 16 से 32 हुआ, 32 से 64 हुआ। इसका देखो हम ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि इसका 2 से गुणा किया जा रहा है क्या इसमें। देखते हैं, देखो यहाँ पे 4 में 2 से गुणा कर दिए तो 4 दूना 8 हो गया, 8 में 2 से गुणा कर दिए 16 हो गया, 16 में 2 से गुणा कर दिए 32 हो गया, 32 में 2 से गुणा कर दिए 64 हो गया। सेम वही लॉजिक से 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो 64 दूना 128 हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 2 3, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 64 × 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 128। ठीक है,
23 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कौन सी संख्या गलत है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 संख्या दी हुई है। 5 संख्या में आपको बताना है कि कौन सी संख्या विषम है, यानी कि यह अलग है। 4 संख्या एक प्रकार से सेम है, 5वीं संख्या अलग है। उसी संख्या कौन सी संख्या अलग है उसी को आपको छांट कर बताना है इसमें। चलिए देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या अलग है, छांट पाते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे 5 है, 11 है, 23 है, 47 है और 96 है। कुछ ना कुछ इसमें लॉजिक दिया गया है, यानी कि संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ जोड़ा जा रहा है, या फिर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, या फिर मल्टीप्लाई करके जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है। इसमें इसको चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखने पे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर 5 लिखा है, 5 के बाद 11 है, फिर 23 है, फिर 47 है, फिर 96 है। अब देखो यहाँ पे 5 से 11 हो रहा है, तो कैसे 11 हुआ इसको चेक करते हैं। तो देखो 5 से 6 ज्यादा है तो 6 11 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा नहीं है, 6 से काफी ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे लगभग 11 12 जुड़ रहा है, तब जाके 23 हो रहा है। इसका मतलब ऐड तो नहीं हो रहा है। अब चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 दूना 10, 10 भी नहीं हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है फिर भी। अब इसको देखते हैं, 11 दूनी 22, एक ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब हमको थोड़ा सा ये पकड़ में आ गया कि यहाँ पर इसका 2 गुना करके 1 जोड़ा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे 5 दूना 10 प्लस 1, यानी कि 2 से गुणा किया गया प्लस 1, तो 5 दूना 10 से 11 हो गया। अब उसमें यही चीज इसमें चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2 से गुणा करो, 5 दूना 11 दूनी 22 प्लस 1 कितना हो गया, 23 हो गया। अब यहाँ पे भी 2 से गुणा किए प्लस 1, तो 23 दूना 46 से कितना हो गया, 47 हो गया। अगला चेक करते हैं हम सेम इसी तरह। तो 2 से गुणा किए प्लस 1, अब 47 दूना कितना होगा, 94 होगा। 9 7 दूना 14, 2 दूना 4, 4 दूना 8 1 9, 94 होगा। अब प्लस 1 कर देंगे, कितना जाएगा, 95। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक तो सीरीज मैच कर रही थी, लेकिन यहाँ पर मैच नहीं की, यानी कि यहाँ पे 96 दे दिया, जबकि होना चाहिए क्या था, 95 होना चाहिए था। अगर 95 होता तो सब सही हो जाता, लेकिन विषम छांटना था, इसलिए यहाँ पर एक यहाँ पर मिस्टेक दिया गया। तो यही इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सी संख्या इसमें गलत है, तो वो जो संख्या गलत है हमारी कौन सी है, 96 ही संख्या है जो गलत है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, वर्गों की संख्या ज्ञात करना है इसमें। देखो इसमें आपको वर्गों की संख्या बताना है, तो ये थोड़ा सा तिरछा होगा, ऊपर नीचे होगा, एग्जैक्ट वर्ग नहीं बन रहा होगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, हाथ से ही बनाया गया है, तो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे, लेकिन आप वर्ग को इसे आयत जो भी बना होगा थोड़ा सा उसको वर्ग ही समझ के इसका आंसर निकालिएगा। अब देखो यहाँ पे वर्गों की संख्या दिया है। अब देखो एक इस तरह का प्रश्न आता है तो उसका एक बेसिक फिगर होता है, यानी कि कोई भी त्रिभुज का भी पूछे, आयत का पूछे, वर्ग का पूछे, कोई भी जब त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना हो, या वर्ग की संख्या ज्ञात करना हो, या आयत की संख्या ज्ञात करना हो, तो उसका एक बेसिक फिगर होता है, जो जिस बेसिक फिगर से मिलकर वो बना होता है। तो पहले इसमें हम बेसिक फिगर को निकालते हैं, उसके बाद फिर काउंट कर लेंगे कि कितना इसमें वर्गों की संख्या है। देखो जैसे यहाँ पर एक वर्ग बना दिए हम, ठीक। वर्ग की पहचान होती है जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। चारों भुजा बराबर होगी तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। जिसके आमने सामने की भुजा बराबर, उसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक अगर इसको बना दिए, देखो ये जितना है उतना ये भी है, तो ये क्या होगा, और ये जितना होगा उतना ये भी होगा। कहने का मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। लेकिन जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो इस तरह का एक ऐसे प्रश्न आता है ओरल कि आयत वर्ग हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस तरह प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो आयत है, ये आयत वर्ग कैसे हो सकता है भाई, आयत हमारा वर्ग कैसे हो सकता है। आयत की क्या कंडीशन होती है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो वो क्या होता है, आयत होता है। तो देखो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि आयत वर्ग हो सकता है, आयत वर्ग हो सकता है। तो देखो ये आयत है, ये वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन वर्ग आयत हो सकता है, वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता। देखो जैसे ये है वर्ग है हमारा, तो इसका ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। तो आयत की क्या कंडीशन है कि आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। कहने का मतलब क्या है कि वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता। ये तो हो गया सिंपल सा, ठीक। लेकिन इसको हमको ये नहीं बताना था, हमको बताना था इसमें वर्गों की संख्या, तो हम लोग थोड़ा सा भटक गए थे। चलिए आइए इसमें वर्गों की संख्या बताना है। तो आप लोग क्या कीजिए, एक बेसिक फिगर इसका है, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारा वर्ग बना है,
ये वर्ग है तो इसमें कितनी संख्या है वर्गों की? एक संख्या है। ठीक, अब इसको हम ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए। देखो यहाँ पर एक वर्ग ये बन गया, एक वर्ग ये, एक वर्ग एक ये वर्ग, तो टोटल कितने वर्ग बन गए हमारे? 4 वर्ग बन गए। और ये तो बन गए एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग, 4 वर्ग। और ये पूरा ओवरऑल कितने बन गए? 5 वर्ग। यानी कि ये हमारी बेसिक फिगर है। इसमें कितने फिगर वर्ग हैं? यानी कि 1 2 3 4 और ऊपर बड़ा वाला कितना हो गया? 5 हो गया। आप कहोगे गुरुजी इसको ऐसे भी तो ले सकते थे, इस तरह, इस तरह, या फिर इस तरह। तो आप ध्यान से ये देखिए, अगर इसको हम ऐसे ही रेज कर दें यहाँ से यहाँ तक, और इस बीच वाले को भी रेज कर दें, तो ये कुछ जो आप कह रहे थे लेने को, क्या कुछ इस तरह फिगर नहीं बन रहा था? तो ये तो आयत हो गया। क्यों? कि आमने सामने की भुजा बराबर हो गई, यहाँ जितना है वहां इतना, इतना ये, इतना ये, तो ये तो आयत हो गया फिर तो कहने का मतलब वर्ग वो होता है जिसकी सभी भुजा बराबर होती है। देखो एक बेसिक फिगर हमारा ये हुआ, ये और ये, तो ये 1 2 3 4 हो गया। अब पूरा बड़ा वाला हो गया कितना? 5। तो ये बेसिक फिगर से बना है ये वाला फिगर। देखो इस तरह करके यहाँ से यहाँ तक बनाया गया है, तो इसमें कितना बनेगा? 5 बन जाएगा। ठीक है, जो सबसे अंदर बना है उसमें कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। इसी तरह इसको थोड़ा सा जूम कर दिए, थोड़ा सा जूम कर दिया, तो ये वाला बन गया है, ये यहाँ से यहाँ तक। और इसमें भी वही कंडीशन दिया, देखो ये वाला, इसमें भी कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और जूम कर दिया है, तो यहाँ वाला, ये वाला बना दिया, एक यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें भी कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह का बेसिक फिगर आप इस तरह, तो थोड़ा टाइम लग गया, मान लो 15 आ गया इसका राइट आंसर। लेकिन जो लोग स्मार्ट हैं या जो लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, लोग जो खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ते हैं, वो डायरेक्ट ऐसे बता सकते थे कि एक बेसिक फिगर बना है, तो इस तरह बेसिक फिगर कितना है? एक में एक का मान 5 है, तो 1 2 3 3 दिया, उसी तरह 3 डायरेक्ट 5 से 3 से गुणा कर देते, डायरेक्ट आ जाता है आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ आया आपको कैसे हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे वर्गों की संख्या हो गई। अब आते हैं घड़ी वाले प्रश्न में। कह रहा है कि 2:20 पर 2:20 पर आपको बताना है कि दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो घड़ी बनाते हैं, चल नहीं रहा थोड़ा सा। यहाँ पे देखो 2:20 होगा, तो इसका मतलब है कि 2 की घड़ी यहाँ पर होगी, 20 कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। इस ऐसा कुछ होगा, एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, ऐसे होगा 2:20 पर। तो आप इस तरह आप इसको इसे काउंट करोगे तो टाइम लगेगा निकालने में, एग्जैक्ट हो सकता है ना भी निकले। लेकिन आप एक सूत्र लिख लीजिए, उस सूत्र का इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट घड़ी का कोई भी कोण निकालना होगा तो उससे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा सूत्र है भाई। देखो यहाँ पे सूत्र है 11/2m माइनस 30h, ये आपका सूत्र है। ठीक है, जहां पर m का मतलब क्या है? मिनट है। ठीक है, h का मतलब क्या है? आवर है, यानी कि घंटे है। ठीक है, 11m/2 और यहाँ पे डिफरेंस है 30h। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 बचा है, तो घंटे, यहाँ पे पहले मिनट वाला रखते हैं मान। यहाँ पर 11 इंटू मिनट का मान कितना दिया है? 20 दिया है, 20 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं, बटे 2 है, 2 कर दिए। डिफरेंस लेना है, यहाँ पर 30h है, 30 के साथ किसका गुणा होगा? 2 का गुणा होगा। क्यों? क्योंकि 2 घंटे दिया है, तो यहाँ पे 30 इंटू 2। चलिए आगे देखते हैं। ये 11 दूना 22, 220 हो जाएगा भाई। देखो 11 में 20 से गुणा करोगे तो 11 विषम में कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। अब बाई 2, यहाँ पर डिफरेंस लेने, 3 दूना 60। ठीक है, 30 दूना 60 हो गया। अब इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा आपको? 2 एकम 2 यानी कि 110 माइनस 60, ये आ जाएगा। अब 110 रुपए में 60 रुपए घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 50 आंसर आ जाएगा। इन दो इसमें चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, 30 40 50 60, इसका ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब घड़ी का कोण का कोई भी सूत्र मान निकालना होगा कि कौन से कितने बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो आप यही वाले सूत्र का इस्तेमाल कर लीजिएगा, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। 11m/2 डिफरेंस यहाँ पे 30h। m का मतलब मिनट दिया है, h का मतलब घंटे दिया है। मिनट की जगह मिनट को रख के गुणा कर देंगे, घंटे की जगह घंटे को रख कर गुणा कर देंगे। उसके बाद उसका डिफरेंस ले लेंगे, उसका अंतर जो डिफरेंस लेने के बाद उसका आंसर आ जाएगा, वही आपका
घड़ियों के बीच का कोण हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कथन है और अवधारणा वाला प्रश्न है, इसको देखते हैं। कह रहा है कथन में क्या कह रहा है कि अनिल अभिषेक से कहता है, अनिल जो है अभिषेक से कहता है मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा। अनिल अभिषेक से कहता है कि मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा। पूर्व अवधारणा क्या कह रहा है कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए विमान द्वारा यात्रा करना सबसे तेज तरीका है। दूसरा क्या कह रहा है कि रेल और बस अन्य परिवहन के अन्य माध्यम है। देखो कथन और पूर्व अवधारणा का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो कथन जो कहता है, जो बात कही जाए चाहे वो हकीकत हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जो कथन में कहा जाता है उसी को एकदम 100% सही माना जाता है। ठीक है, कथन में ये बोल दिया जाए कि पूरी दुनिया के आदमी मर गए या पूरी दुनिया खाली हो गई है, तो कथन में जो बोल दिया गया उसी को हम मानेंगे, उसी के हिसाब से निष्कर्ष या पूर्व अवधारणा का आंसर निकालेंगे। उसमें अपना तर्क या अपना लॉजिक नहीं लगाते हैं। ठीक है, कथन और पूर्व अवधारणा या निष्कर्ष का ये मतलब होता है। ठीक है, कथन में जो बोला गया है उसी के हिसाब से पूर्व अवधारणा या निष्कर्ष वाला प्रश्न हल किया जाता है। तो यहाँ पे पूर्व अवधारणा दिया है। पूर्व अवधारणा का मतलब होता है संभावना। पूर्व अवधारणा का मतलब क्या होता है कि संभावना क्या है। ठीक है, तो अनिल अभिषेक से कहता है मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा। ठीक है, इसकी संभावना क्या क्या बन सकती है, उसमें ये बोला गया है कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए विमान द्वारा यात्रा करना सबसे तेज तरीका है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज तरीका है, तभी ने अनिल ने अभिषेक से कहा कि मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा, तो सबसे तेज तरीका हो जाएगा ये। अगला क्या कह रहा है कि रेल और बस परिवहन के अन्य माध्यम है। रेल और बस परिवहन के अन्य माध्यम है, ये बात सही है, लेकिन इस प्रश्न से, इस अवधारणा से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर ये जो रेल और बस की चर्चा ही नहीं इसमें किया है, तो इसलिए ये पूर्व अवधारणा क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। लेकिन अगर अपना दिमाग लगाएंगे कि हाँ हम बहुत होशियार, तो इसीलिए इसको दिया है ताकि आप गलत करें, और गलत करोगे तो फिर जान ही रहे क्या होगा। रेल और बस परिवहन के अन्य माध्यम है, ये हम भी मानते हैं, आप भी मानते होंगे, लेकिन इस आंसर का इस वाले प्रश्न से कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल इसमें जो बोला गया वही अगर निष्कर्ष या पूर्व अवधारणा में मिल रहा है तो वही आंसर मार के आगे बढ़िए, ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए विमान द्वारा यात्रा करना सबसे तेज तरीका है, इसमें भी बोला है कि अगर मुझे लेट होगा तो मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा, इसमें भी वही बोला गया है। लेकिन कह रहा है रेल और बस परिवहन के अन्य माध्यम है, इसमें कोई चर्चा नहीं की इस बारे में, तो ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा या पूर्व अवधारणा गलत होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कथन में क्या बोला गया है इसको देखते हैं। कह रहा है कि मालदीव की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने सलाह जारी की है। क्या सलाह जारी की है कि यात्रा ना करें। मालदीव जाने वाले जितने भी यात्री हैं, सरकार ने उससे अपील किया है कि आप लोग यात्रा ना करें। अब यात्रा ना करें, क्यों ना करें, उसके लिए पूरा धारणा बोला गया है। ठीक है, ये बोला गया कि मालदीव की यात्रा खतरनाक होगी, पहला। दूसरा, मालदीव के साथ सरकार के संबंध तनावपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो अवधारणा दी गई है, इसमें आपको बताना है कि पहले वाले से रिलेटेड दोनों में कौन सा सही होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मालदीव की यात्रा न करने वाले मालदीव की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने क्या सलाह जारी की है कि यात्रा ना करें। तो अब अवधारणा संभावना क्या क्या बन सकती है, यह क्या है कि मालदीव की यात्रा खतरनाक होगी। देखो मालदीव की यात्रा खतरनाक होगी, इसी वजह से बोला गया है कि आप यात्रा ना करें। ठीक है, मालदीव की यात्रा खतरनाक होगी इसलिए बोला गया आपको यात्रा ना करें। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि मालदीव के साथ सरकार के संबंध तनावपूर्ण है। अब मालदीव के साथ सरकार के तनावपूर्ण है या मित्रता है क्या नहीं है, इस बारे में इस अवधारणा कथन में नहीं बोला गया है, इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको कि मालदीव की यात्रा न करना, यात्रा करने पर रोक लगा दी गई। क्यों रोक लगाई, क्योंकि मालदीव की यात्रा खतरनाक होगी। ठीक है, संभावना है इस वजह से। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि मालदीव के साथ सरकार के संबंध तनावपूर्ण है, ये तो एग्जैक्ट वो बात ही बोल दी है कि है, जबकि इसमें कह रहा है कि संभावना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर होगी
मालदीव की यात्रा खतरनाक हो सकती है या होगी, इसलिए यात्रा ना करें। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि तनावपूर्ण है, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं की है इसमें कि हाँ संबंध खराब है आप लोग ना जाएं ना, केवल एक सलाह जारी की थी बस केवल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है इसका भी होगा, ऑप्शन है इसका भी होगा। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग और सीखते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक डायग्राम बना हुआ है ट्रायंगल का। ट्रायंगल ये बता रहा है कि इसमें मैच खेल रहे हैं, और ये वाला सर्कल बता रहा है कि इसमें चेस खेल रहे हैं, और ये वाला सर्कल बता रहा है कि इसमें हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। कह रहा है कि सिर्फ हॉकी खेलने वालों की संख्या, कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से एक बार समझा दूं, इस तरह का प्रश्न आता है तो कैसे किया जाता है। देखो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज के अंदर जितने भी लोग हैं, त्रिभुज के अंदर 12, 40, 4, 14, ये सब क्या है? क्रिकेट खेलने वाले हैं। ठीक, एक बात। दूसरी बात, सेम यही चीज इस गोले के अंदर जितने लोग भी हैं सब चेस खेलने वाले हैं, इस वाले गोले के अंदर जितने लोग भी हैं सब क्या है? हॉकी खेलने वाले हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर किसी का कुछ पार्ट किसी में गया है, जैसे मान लो कि ये है ये, अगर इस तरह का कुछ मतलब पार्ट किसी का पार्ट किसी में गया है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो ये खेल खेलेगा यहाँ पे जो संख्या होगी वो दोनों को बताएगी। जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ पर हम दे दिए 5, इसका मतलब अगर ये मान लो ये क्या है, मान लो कुछ भी है, तो इसका मतलब 5 ये बता रहा है कि 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलो इस तरह का देखते हैं। अगला कह रहा है कि सिर्फ हॉकी खेलने वाले, अब देखो हॉकी खेलने वाले ये है हमारे, है ना, तो सिर्फ हॉकी बोला है तो कुछ में तो जाएगा नहीं, कुछ में तो जाएगा नहीं, तो ये क्या आ जाएगा? सिर्फ हॉकी। देखो हॉकी खेलने वालों की संख्या ये है, तो ये देखो ये जो 14 ये मैच भी खेल रहा है, ये जो 4 है ये चेस भी खेल रहा है, ये जो 2 है ये चेस खेल रहा है, लेकिन है हॉकी में ही, लेकिन सिर्फ हॉकी नहीं खेल रहा है। सिर्फ हॉकी हमारा क्या खेल रहा है? ये 70 देखो किसी में नहीं, जो किसी में ना हो वो सिर्फ या केवल में होता है। जैसे इसमें पूछता केवल हॉकी खेलने वालों की संख्या तो 70 होती, सिर्फ हॉकी खेलने वालों की संख्या क्या होगी? 70 होगी। ठीक है, समझ आया आपको? जो किसी में न कॉमन होगा तो वो सिर्फ या केवल में आएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है सिर्फ हॉकी या क्रिकेट खेलने हॉकी खेलने वालों की संख्या, तो कितना आ जाएगा? इसका राइट आंसर 70 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है चेस और हॉकी खेलते हो, चेस और हॉकी खेलते हो लेकिन मैच ना खेलते हो। तो चेस और हॉकी खेलते हो लेकिन मैच ना खेलते हो, तो मैच ना खेलते हो तो मतलब मैच वाले जितने भी होंगे सब कहाँ होंगे? बाहर हो जाएंगे। तो बाहर कर देते हैं इसको। देखो मैच वाला ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक डायग्राम मैच का है, तो ये वाला पूरा हमारा क्या हो जाएगा? ये गायब हो गया। अब कह रहा है कि चेस और हॉकी के दोनों खेलते हो, तो देखो ये जो पार्ट कॉमन है ये वाला दोनों में है, तो यही जो 2 यहाँ पर दिया हुआ है ये चेस और हॉकी में है, लेकिन यहाँ पे देखो इसके ऊपर क्या है? तो मैच है, तो मैच ना खेलता और चेस और हॉकी खेलता हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 लोग ऐसे हैं जो चेस और हॉकी खेलते हैं लेकिन मैच नहीं खेलते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीनों खेल खेलने वालों की संख्या, ऐसा कौन है जो तीनों खेल खेल रहा है? यानी कि तीनों खेल खेलने वालों की संख्या कितनी है इसमें ये बताना है। ठीक है, अब देखो तीनों में कौन पार्ट कॉमन है? देखो ये वाला और ये वाला, तो दोनों है, लेकिन ये देखो ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि ये जो 4 दिखा हुआ है ये तीनों में है। इस वाले त्रिभुज के अंदर भी है, इस वाले के अंदर भी है, इस वाले के अंदर भी है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 14 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तीनों खेल खेलने वालों की संख्या क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है हॉकी खेलने वालों की संख्या, एक शब्द बोला सिर्फ हॉकी तो उसका आंसर अलग आएगा, लेकिन बोला है हॉकी तो हॉकी बोल दिया, तो इसका मतलब ये है कि हॉकी में जितने लोग हैं हॉकी खेलने वाले, यानी कि सर्कल के अंदर जितने भी हैं, ये नहीं कहा कि कुछ या कॉमन या कुछ भी। तो जब कह रहा है कि हॉकी खेलने वाले तो हम जितने भी हॉकी खेलने वाले हैं सबको लेंगे। ठीक है, तो हॉकी खेलने वाले कितने लोग हैं सबको लेते हैं। इस सर्कल के अंदर जितने भी आ जाएंगे सब लोग को हम ले लेंगे। देखो यहाँ पे इस सर्कल के अंदर यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 4 2 कितना हो गया? 6 हो गया, और 14 6 20 हो गया, 20 और 70 कितना हो गया? 90। यानी कि हॉकी खेलने वालों की संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई? 90 आ गई। ठीक है, फिर आज सेट नंबर 30। सेट कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा। अगर हम आप लोगों को कुछ सिखा पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। ठीक है, खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।